हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एवोल्यूशन और उसके बाद जो है इसमें जो 5 जो फेजेस थे। उसके बाद हमने पढ़ा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन उसके बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इन पे कौन से ऐसे जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड से हमें 3-4 चीज़ें जो हैं याद करनी है। उसके बाद हम डिटेल में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 1950s में यहाँ पे डेवलप होती है। जो इसके जो फादर हैं जिनको बोला जाता है जॉर्ज कैंट को। तो ये एक फैक्ट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1 होती है 1968 में, और उसको उसके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, होता है ड्यूलाइट वाल्डो। और ड्यूलाइट वाल्डो को ही फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है। उसके बाद जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस सेकंड जो होती है 1988 में, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जॉर्ज फ्रेडिक्सन। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है इमर्ज होती है। और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है उस पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। और उसके बाद जो थर्ड मिनोब्रूक जो मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस होती है 2008 में, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं रोजमेरी लेरी। तो ये जहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग करके या फिर जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बैकग्राउंड क्या इमर्ज कैसे होती है? 1960s में यूएसए में इमर्ज होती है। किससे ट्रिगर्ड होती है? जो हमने पढ़ा मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1961 जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं डिवलाइट वाल्डो, और इन्हीं को जो है फादर बोला जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सोशल अनरेस्ट, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, वियतनाम वार प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। और इसकी वजह से जो है ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका क्रिटिसिज्म होता है। और इसके लिए कहा जाता है कि ये जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही रिजिड है, हायरार्किकल है और वैल्यू न्यूट्रल है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो एम क्या है, उसका पर्पस ये होता है, उसको इसीलिए डेवलप किया जाता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको सोसाइटी के जो रेलिवेंट बनाना, जो भी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, प्रिवेल कर रही हैं, उनको यहाँ पे ख़त्म करना, उसके लिए जो रेलिवेंट हो। सिटीजन्स ए रिस्पॉन्सिव टू सिटीजन्स, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बनाना मोर रेलिवेंट टू सोसाइटी, रिस्पॉन्सिव टू सिटीजन्स एंड फोकस्ड ऑन सोशल इक्विटी। तो ये यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड है और उसकी जो एम। उसके बाद फीचर्स क्या है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? तो फर्स्ट जो है रेलिवेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रिस्पॉन्ड टू कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको यहाँ पे सॉल्व करने की इसकी जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वैल्यूज़ और वैल्यू न्यूट्रलिटी, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पे फोकस दिया गया। रिजेक्शन ऑफ द आइडिया दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी न्यूट्रल। ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोला जाता था कि जो यहाँ पे जो है वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए, वैल्यूज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज साइंस देखते थे। लेकिन यहाँ पे जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया है, इसने वैल्यूज़ का वो आइडिया जो बोलते थे वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिजेक्ट किया और वैल्यूज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया। नॉर्मेटिव वैल्यूज़ पे फोकस इन्होंने किया, जैसे जस्टिस, इक्वलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी चीज़ें इस पर उन्होंने एम्फसाइज़ किया। उसके बाद यहाँ पे चेंज ओरिएंटेड है, यहाँ पे वो चेंज लाने की बात करती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, नॉट जस्ट रूल फॉलोअर्स। उनका कहना था जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सिर्फ जस्ट रूल फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, जो भी कमांड आ रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में चेंज कैसे लाया जा सकता है, उनको उनके एज एजेंट्स बन के वो काम करें। क्लाइंट ओरिएंटेड या फिर पीपल सेंट्रिक, यहाँ पे जो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। फोकस ऑन नीड ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन्स की क्या नीड उन पर फोकस होना चाहिए। स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, जो जो डाउन रोड जो सेक्शन है, उनकी क्या नीड्स हैं उस पर उसका फोकस होना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज शुड बी एक्सेसिबल, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल। जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सोशल इक्विटी। कोर थीम जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट एक्टिवली वर्क टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना।
यहाँ पे सोशल इक्विटी जो है वो है मेन कोर जो थीम। उसको जो एंटी पॉजिटिविस्ट या फिर ह्यूमनिस्टिक, मूव्स अवे फ्रॉम रिजिड साइंटिफिक रूल्स। जो ट्रेडिशनल जहाँ पे हमने पढ़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो साइंस की बात की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस पढ़ा जाता था, साइंटिफिक मॉडल्स की बात की जाती थी। और यहाँ पे एंटी पॉजिटिविस्ट या फिर ह्यूमनिस्टिक, यहाँ पे इसकी बात की कि यहाँ पे हमें रिजिडिटी या फिर साइंटिफिक मॉडल से दूर जाना है। ह्यूमन वैल्यूज़ पे फोकस किया जाने लगा, एथिक्स पे और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग में। तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे फीचर्स हैं। थीम्स क्या है यहाँ पे, जो फ्रेडरिक्सन्स का क्या व्यू है, थीम्स क्या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन 1971 में वो कहते हैं कि जो रेलिवेंस, वैल्यूज़, इक्विटी, चेंज, ये सारी क्या है इसकी थीम्स हैं। ये सभी हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेडरिक्सन जो है वो अपने खुद भी इसको बोलते हैं कि थीम्स क्या है इसकी, तो ये हमें याद रखना है। रेलिवेंस जैसे जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करने वाली होनी चाहिए। वैल्यूज़, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन होनी चाहिए। इक्विटी, सोशल जस्टिस की बात करने वाली होनी चाहिए। चेंज, इनोवेशन और रिफॉर्म्स लाने वाली होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे इसका, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म क्या है कि ये बहुत ही आइडियलिस्टिक है, वेग है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यहाँ पे नहीं देती है। ओवर एम्फसाइज ऑन सोशल इक्विटी रिड्यूसेस फोकस ऑन एफिशिएंसी। सोशल इक्विटी की बहुत ज़्यादा बात करती है और यहाँ पे जिसकी वजह से जो है एफिशिएंसी पे फोकस करना भूल जाती है। स्ट्रक्चरल और जो मैनेजरल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको नेगलेक्ट कर दी जाती है। डिक्लाइंड इन इन्फ्लुएंस बाय लेट 1970s, रिप्लेस्ड बाय न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो 1980s में और न्यू पब्लिक जो मैनेजमेंट आती है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसकी वजह से ये डिक्लाइन हो जाता है इसका 1970s में। 1970s में इसका जो है डिक्लाइन होता है और उसके बाद 1980s में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो इमर्ज होती है और उसको वो रिप्लेस कर देती है। सिग्निफिकेंस क्या है, और नॉर्मेटिव कंसर्न जैसे इक्विटी, जस्टिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाती है इसको। स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी, जो स्ट्रक्चर्स और एफिशिएंसी से फोकस शिफ्ट करे यहाँ पर सिटीजन्स और सोसाइटी की तरफ लेके जाती है। ये इसकी क्या है सिग्निफिकेंस। तो ये थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हम अब पढ़ने वाले हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ए रिफॉर्म मूवमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह देखी जाती है जो 1970s से लेकर 1990s तक चलती है। यूके में इमर्ज होती है मार्गरेट जो थैचर है, और जो न्यूजीलैंड में, और उसके बाद जो है स्प्रेड हो जाती है पूरी दुनिया में। एम क्या होती है इसकी, गवर्नमेंट को मोर बिजनेस लाइक बनाना। बिजनेस लाइक मीन्स जो एफिशिएंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए और सिटीजन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो एम क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाना, अकाउंटेबल बनाना और सिटीजन ओरिएंटेड। स्लोगन क्या था, रन गवर्नमेंट लाइक बिजनेस, तो गवर्नमेंट को रन करो जैसे बिजनेस किए जाते हैं। फीचर्स क्या है इसके, मैनेजरलिज्म, रिजल्ट पे फोकस करना, एफिशिएंसी पे, परफॉर्मेंस पे लाइक प्राइवेट सेक्टर। डिसेंट्रलाइजेशन पावर शिफ्टेड टू एजेंसीज, फील्ड ऑफिसेज एंड लोकल बॉडीज। मार्केट ओरिएंटेशन, यूज ऑफ कंपटीशन, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट होनी चाहिए, टारगेट सेट किए जाने चाहिए, आउटपुट इंडिकेटर्स होने चाहिए, रिजल्ट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कस्टमर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यहाँ पे सिटीजन्स को ट्रीट किया जाने लगा एज ए क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैनेजर्स गिवन ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी, जो मैनेजर्स हैं उनको ऑटोनॉमी भी दी जाए, साथ साथ जो है अकाउंटेबिलिटी भी उनकी फिक्स की जानी चाहिए। कॉस्ट कटिंग, डाउन साइजिंग गवर्नमेंट एंड रिड्यूसिंग रेड टेप, तो ये सारी चीज़ें हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन, शिफ्टिंग सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट एनजीओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो है एनजीओज को तरफ शिफ्ट करना गवर्नमेंट से, ऐसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह जहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। थिंकर्स कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स, जैसे क्रिस्टोफर हुड, यहाँ पे इन्होंने जो टर्म कॉइन की थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1991 में। उसको जो डेविड ऑसबॉर्न और टेड कैबलेट 1992 में यहाँ पर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक चॉइस थ्योरी एंड मैनेजरिज्म, तो ये जो है थिंकर्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट को, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना,
अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना सिटीजन्स को, और रिड्यूस करना जो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी है। क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है इसका, एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इग्नोर किया जाता है इक्विटी, जस्टिस और वेलफेयर को। जो भी क्रिटिसिज्म न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है और जिस पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा फोकस करती थी वो इसका क्रिटिसिज्म है, और जिस पे जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो फोकस करता है वो क्रिटिसिज्म है किसका, एनपीए का। प्राइवेटाइजेशन रिस्क, यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन का रिस्क रहता है, प्रॉफिट मोटिव में हार्म पोअर एंड वल्नरेबल। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव की वजह से जो पोअर है वल्नरेबल है उनको नुकसान हो सकता है। इरोजन ऑफ पब्लिक वैल्यूज, पब्लिक वैल्यूज का इरोजन हो सकता है। ट्रीटिंग सिटीजन्स एज कस्टमर्स अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक आइडियल्स, सिटीजन्स को एज कस्टमर्स जो है ट्रीट करना वो अंडरमाइन करता है जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज रहते हैं, आउटसोर्सिंग रिड्यूसेस लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जैसे कोई भी आप वर्क जो है आउटसोर्स करते हो तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। नॉट सूटेबल एवरीवेयर, हर जगह सूटेबल नहीं है, हर काम आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है, हर काम जो है प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट पार्टीज है उनको नहीं दिया सकता है। वर्क्स बेटर इन डेवलप्ड, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे अच्छे से काम कर सकता है। लिमिटेड सक्सेस इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, तो इंडिया में जो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जैसे पोस्ट 1991 के रिफॉर्म्स हुए थे जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें जो इसके आइडियाज़ जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। जैसे डिस इन्वेस्टमेंट की जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें देखने को मिलता है। आरटीआई एक्ट सिटीजन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, और जो है ई गवर्नेंस जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो हमने देखा जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होती है और उसके बाद जो 1970s में ये डिक्लाइन होती है और ये रिप्लेस कर देती है न्यू पब्लिक जो मैनेजमेंट है उसको जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस कर देती है 1980s में।